28 मई 2012 तमिलनाडु के वेल्लुपुरम जिले के छोटे से गांव में एक महिला अपने टीवी पर रियलिटी शो देख रही थी। जैसे ही वो रियलिटी शो खत्म होता है, वो महिला सीधे उस गांव के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और अपने पति और बेटी की लापता होने की एफआईआर दर्ज करती है। पर एफआईआर लिखने के बाद उस महिला ने 2 बातें बताई थी जिस पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पहली चीज उस महिला ने ये बताई थी, उसका पति और उसकी बेटी दोनों पिछले 4 साल से लापता है। और दूसरी चीज, वो दोनों कहाँ है मुझे मालूम है। अब पुलिस सोच में पड़ गई थी। एक तो ये औरत 4 साल बाद कंप्लेंट लिखाने आई है और ऊपर से इसे मालूम है दोनों कहाँ पर है, तो वहाँ जाने की बजाय ये पुलिस स्टेशन में क्यों आई है। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी थी तो पुलिस को उस महिला के पति और बेटी को ढूंढना अनिवार्य था। इसलिए पुलिस उस महिला को पूछती है, कहाँ पर है आपके पति और बेटी, चलो हमें लेकर चलो उस जगह पर। तब वो महिला पुलिस को उसी गांव के एक घर में लेकर गई थी। वो घर सुनसान पड़ा था, घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो महिला पुलिस को उस घर के आंगन के कुएं के पास लेकर जाती है और उन्हें कहती है, मेरी बेटी और पति दोनों इस कुएं के पास दफन है। पुलिस शॉक हो जाती है और तुरंत खुदाई का काम शुरू करती है और कुछ ही समय बाद वहां पर उस महिला के पति और बेटी की डेड बॉडीज हड्डियों के रूप में मिलती है, क्योंकि उनको वहां पर 4 साल पहले दफनाया गया था। वहां पर मौजूद सब लोग गहरे सदमे में जा चुके थे। एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि उस खुदाई में उस महिला के पति और बेटी के साथ एक और इंसान की हड्डियां मिली थी। अब पुलिस के सामने 3 सवाल थे। पहला सवाल, ये खून किसने किया है और क्यों किया है। दूसरा सवाल, जो तीसरी डेड बॉडी मिली है वो किस शख्स की है। और तीसरा सवाल, उस महिला ने रियलिटी शो में ऐसा क्या देखा था जो वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आई थी। पुलिस को कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका था, तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो पहले 2 सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो पुलिस ने उस रियलिटी शो की डिटेल्स, उसके बाद 28 मई का एपिसोड और सारी रॉ फुटेजेस इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और उस इंफॉर्मेशन से पुलिस को रियलिटी शो की थीम पता चलती है। और वो थीम ऐसी थी कि कुछ लोगों को शो पर बुलाकर एक हॉट टॉपिक पर उनके साथ बातचीत करना। और उस दिन का टॉपिक था, आजकल के जनरेशन ने प्यार के चक्कर में पड़ना चाहिए या नहीं। तो उस दिन उस शो पर 4 लोगों को बुलाया गया था। उसमें मुर्गन की पत्नी राजेश्वरी, उन दोनों की बेटी भार्गवी और भार्गवी का बॉयफ्रेंड सतीश। तो इन चारों को बुलाने की वजह ये थी कि भार्गवी और सतीश के प्यार को मुर्गन और राजेश्वरी से मिलने वाला इनकार। भार्गवी को सतीश से प्यार हो चुका था, पर पेरेंट्स को इस रिश्ते से नामंजूरी थी, क्योंकि दोनों अभी भी छोटे थे। उनके सामने उनका करियर पड़ा था। पेरेंट के नामंजूरी की वजह से भार्गवी पहले ही अपना घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड सतीश के यहाँ रहने आ चुकी थी। घर वाले उस शो पर भार्गवी को मना रहे थे, उसको समझा रहे थे, घर वापस आओ, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की। पर भार्गवी अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी। जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रही थी, सबको पेरेंट्स की बातें सही लग रही थी, पर ये कॉन्वर्सेशन ऐसी करवट लेने वाली थी जिसे उस शो पर मौजूद किसी ने नहीं सोचा था। उस शो का एंकर भार्गवी को समझा रहा था, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, वो चाहते हैं तुम घर वापस जाओ, अपने करियर पर फोकस करो, एक बार सेटल हो जाओ, फिर इन सब चीजों में पड़ो। पर भार्गवी मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार घर जाने को मना कर रही थी। एंकर के बार बार समझाने की वजह से भार्गवी अपना आपा
खो बैठती है और जो चीज उसे उस वक्त उस जगह पर नहीं बोलनी चाहिए थी वो उस शो पर सबके सामने बोल देती है। भार्गवी कहती है मेरी माँ मुझे बार बार धमकाती थी, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, अपने पापा को गुस्सा मत दिला, नहीं तो वो तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड सतीश को वैसे ही मार देंगे जैसे 4 साल पहले उन्होंने 3 लोगों को मारा था और फिर उसके बाद कुएं के पास दफनाया था। ये सब बातें सुनने के बाद भी उस शो का एंकर नॉर्मल बिहेव कर रहा था, क्योंकि अक्सर अपने बच्चे इन जैसी चीज़ों में ना पड़े इसलिए पेरेंट्स ऐसी धमकियाँ देते रहते हैं। पर जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रही थी एंकर के मन में शक बढ़ने लगा था। तो वो एंकर भार्गवी जो बोल रही है उसकी सत्यता जानने के लिए टीवी चैनल की तरफ से उस गांव में एक क्रू भेज देता है और पूछताछ करने के लिए कहता है क्या कोई ऐसे 3 शख्स है जो रातों रात लापता हो चुके हैं। तो गांव वाले बताते हैं हाँ, दिसंबर 2008 से 3 लोग लापता है। अब पुलिस को ये सब कहानी उस रियलिटी शो की तरफ से पता चलती है और दूसरी तरफ पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस घर में डेड बॉडीज मिली थी वो घर मुर्गन का ही है। अब पुलिस को पता चल चुका था मुर्गन ही खूनी है, पर उसको पकड़े तो पकड़े कैसे, क्योंकि इस शो को रिकॉर्ड किया था 17 मई 2012 को। पर भार्गवी के स्टेटमेंट की जब तक शाहनिशा नहीं होती तब तक इस शो का एंकर और डायरेक्टर इसको लाइव नहीं करना चाहते थे। और जब उस गांव में भेजे गए क्रू से पता चलता है भार्गवी ने सब सच कहा है, तब 28 मई 2012 को इस शो को लाइव किया जाता है। अब 17 मई से 28 मई के बीच मुर्गन अपनी बहुत सारी लोकेशन चेंज कर चुका था, क्योंकि उसको मालूम था एक ना एक दिन ये शो देखकर पुलिस उसे ढूंढने के लिए आएगी। पुलिस को अब किसी भी हालत में मुर्गन चाहिए था। पुलिस को उनके सोर्सेस की तरफ से ये पता चलता है कि मुर्गन अपने दूर के रिश्तेदारों के घर पर गया है, पर जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है तब तक मुर्गन वहां से भाग चुका था। अब मुर्गन कहाँ गया है किसी को मालूम नहीं था, तो पुलिस मुर्गन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है, जिसमें पुलिस न्यूज़ रिपोर्टर की भेष में मुर्गन के रिश्तेदार के घर पर चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं हमें मालूम है मुर्गन बेकसूर है और हमारा चैनल मुर्गन को एक चांस देना चाहता है खुद को बेगुनाह साबित करने का। मुर्गन का रिश्तेदार ये खबर मुर्गन को बता देता है। मुर्गन को लगता है इन सब से बाहर निकलने का बस यही एक आखिरी रास्ता है, इसलिए मुर्गन न्यूज़ रिपोर्टर को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। पर मुर्गन को पता नहीं था वो पुलिस के जाल में फंस चुका है और यहाँ से छूटना उसके लिए नामुमकिन है। मुर्गन पुलिस के जाल में फंस जाता है और पुलिस मुर्गन को अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस के सामने जितने भी सवाल थे लगभग उन सभी के जवाब मिल गए थे, पर और कुछ सवालों के जवाब ढूंढना बाकी था। उसमें पहला सवाल ये था मुर्गन ने इस मर्डर को अंजाम क्यों दिया, और दूसरा सवाल जो तीसरी डेड बॉडी मिली थी वो किसकी थी। और इन दोनों सवालों का जवाब खुद मुर्गन पुलिस को देता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मुर्गन का फर्नीचर का बिजनेस था। वो ज़्यादातर सोफ़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम शेखर था। शेखर यानी उस महिला का पति जिसने शेखर लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की थी। शेखर की एक बेटी थी जिसका नाम लावण्य था। लावण्य एक लड़के से प्यार करने लगी थी जो मुर्गन के फर्नीचर की दुकान में काम करता था। उसका नाम सिलम था। अब लावण्य और सिलम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे, पर लावण्य के पापा शेखर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए शेखर अपना दोस्त समझकर मुर्गन के पास चला जाता है और उसे कहता है तुम्हारे यहाँ काम करने वाली सीलम को समझाओ उसे मेरी बेटी से दूर रहने के लिए कहो। मुर्गन सीलम को खूब समझाता है, पर सीलम मानने को तैयार नहीं था। अब मुर्गन के मन में ये शक उभरने लगा था कि मेरी बेटी भार्गवी
अभी बड़ी होने वाली है। ये सब देखकर वो भी इन जैसी चीज़ों में पड़ जाएगी। तो कुछ भी करके लावण्या और सीलम को अलग करना पड़ेगा। इसलिए जिस दिन घर पर कोई नहीं था, उस दिन मुर्गन लावण्या और सीलम को घर पर बुलाता है। उनको समझाता है ये प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, पर वो दोनों मुर्गन की एक बात नहीं सुनते। तभी मुर्गन बोलता है ये सब जाने दो, भूख लगी होगी, खाना खा लो। पर उन दोनों को ये मालूम नहीं था वो खाना उनकी मौत लेकर आने वाला है। मुर्गन ने उस खाने में जहर मिलाया था और वो दोनों जहरीला खाना खाकर अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। अब उन दोनों को जान से मारने के बाद मुर्गन ने शेखर को घर पर बुलाया था। मुर्गन बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसके घर पर पैसे रखने के लिए लॉकर था। अब शेखर अपनी बेटी की शादी के लिए सोना इकट्ठा करने लगा था और सेफ्टी के लिए सोने को मुर्गन के लॉकर में रख देता था। अब मुर्गन के मन में ये ख्याल आता है शेखर जिस लड़की के लिए सोना जुटा रहा था उसे तो मैंने मार दिया, तो ये सोना शेखर के किस काम का, तो इसे मैं रख लेता हूँ और शेखर को भी जान से मार देता हूँ। मुर्गन वही जहरीला खाना शेखर को भी खिलाता है और शेखर की जान ले लेता है और उन तीनों की डेड बॉडीज को कुएं के पास दफना देता है। ये सब पता चलने के बाद मुर्गन को उम्र कैद की सजा हो जाती है। पर अभी भी आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, शेखर की पत्नी ने 4 साल तक शेखर और लावण्या की लापता रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की थी, और शायद ये शो लाइव नहीं आता तो उसे ये भी नहीं पता चलता उसका पति और उसकी बेटी दोनों मर चुके हैं। इस पर वो महिला कहती है मुझे मालूम था कि लावण्या और सीलम के बीच प्यार है, मुझे उनके प्यार से कोई एतराज़ नहीं था, पर शेखर को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मुझे ये लगा घर वालों की इस रिश्ते के लिए मंजूरी ना होने की वजह से लावण्या और सीलम भाग गए हैं और लावण्या के पापा भी उनके पास रहने के लिए गए हैं। उस महिला का ये बयान मेरे दिल पर लग जाता है, क्योंकि वो महिला हर दिन इस उम्मीद में जी रही होगी कि एक दिन मेरी बेटी, मेरा पति घर वापस आ जाएंगे। वो सोच रही होगी मेरी क्या गलती है, वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। तो कैसे एक रियलिटी शो की वजह से एक कातिल पकड़ा गया, इस केस से पता चलता है। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।